चलिए इस चैप्टर की लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो है हम कवर करते हैं, और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है लवण। क्या है? लवण, साल्ट। साल्ट के बारे में हमको जो है इस टॉपिक में पढ़ना है। उससे भी पहले आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा दें, यदि आपने अब तक जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम किसके बारे में सीखेंगे? अब हम जो है लवण के बारे में सीखते हैं। ठीक है, आखिर लवण बनता कैसे है? तो हम कह सकते हैं कि जब एसिड में से कोई भी मेटल, जब एसिड में से कोई भी धातु क्या करता है कि हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, तो लवण बनता है। जैसे HCl है ना? HCl क्या है? एसिड है। और धातु क्या है? सोडियम हमारा क्या है? धातु है। तो देखिए, तो इसमें से क्या हो रहा है कि NaCl रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा, लवण बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकल जाएगा। तो अभी हम क्या देख रहे थे कि एसिड में से कोई भी धातु क्या करे? हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे, हाइड्रोजन को बाहर कर दे, तो क्या बनता है? लवण बनता है ना? तो वो लवण कहलाता है। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? लवण बनता है। लवण और वाटर, जल बनता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा अम्ल हो गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम याद रखना है। और बेस हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों रिएक्शन करेंगे, NaCl बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे, और वाटर साथ में रिलीज होगा। तो ये एक चीज देख रहे हैं, क्या होता है कि लवण का एक प्रॉपर्टी ये है कि जब मेटल उसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, हटा देगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो प्रोडक्ट जो है साल्ट बनेगा, लवण बनेगा। लवण बनाने का एक और है कि जब हम क्या करते हैं कि बेस और एसिड, अम्ल और क्षार की जब अपक्रिया करा देते हैं तो भी क्या होता है? साल्ट बनता है। तो एक नंबर में हम साल्ट के बारे में क्या जाने कि साल्ट के बारे में ये जाने कि अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? लवण बनता है और साल्ट बनता है। दूसरा हम ये देखें कि अम्ल में जैसे क्या होता है कि कोई धातु, अम्ल से कोई धातु क्या करता है? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, तब क्या बनता है? तब जो है लवण बनता है। अब हम आ जाते हैं लवण के प्रॉपर्टी पे, और उसके बाद क्या करेंगे? लास्ट में हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो लवण है, जो साल्ट है, उनके बारे में पढ़ेंगे। लवण जो होते हैं ना, वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक आबंध, या उसको हम लोग आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। यहां पे इस चीज को समझना जरूरी है कि तब जाके आयोनिक बॉन्ड जब समझेंगे ना, तो उसके बारे में कि वो बॉन्ड कैसा होगा, वो सब्सटेंस कैसा होगा, उसको समझना आसान हो जाएगा। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है ना कि जब दो एटम इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करके क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करके कंपाउंड बनाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आयोनिक बॉन्ड कहलाता है। जैसे सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन प्लस माइनस, इस पे एक इलेक्ट्रॉन और इस पे एक, ठीक है? तो इस पे चार्ज बना हुआ ना, आयन बना हुआ है। तो ये जब आयन एक दूसरे को, यानी क्या है? इलेक्ट्रॉन है। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया में दो एलिमेंट या दो एटम एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। नॉर्मली हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, लेन देन होता है। जब इलेक्ट्रॉन के लेन देन से, इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से क्या होता है? कोई कंपाउंड बनता है, तो वो आयोनिक बॉन्ड कहलाता है। और साल्ट जो है ना,
इसी तरीके के आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। जैसे सोडियम, सोडियम का क्या है, एटॉमिक नंबर जो है 11 है। आउटर से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कैसे लिख सकते हैं, 2 8 1। और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं, इसको मेटल वाले में समझ लेंगे, ठीक है। अभी जो कह रहे हैं उसको उतना समझ लीजिए कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी दो एटम, दो से ज्यादा एटम जब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करके कंपाउंड बनाते हैं तो आयोनिक कंपाउंड कहलाता है। सॉल्ट जो है एक तरीके का आयोनिक कंपाउंड है। क्लोरीन के पास क्या है, 2 8 7। इसमें देखो दो चीज है, इसके लास्ट वाले में 1 है और इसके लास्ट वाले में 7 है। इसके लास्ट वाले में 7 है। जब भी कोई कंपाउंड बनता है ना तो एक टेंडेंसी देखा जाता है कि लास्ट वाले सेल में कोई भी एलिमेंट ये चाहता है कि उसका 8 पूरा हो जाए। तो यहां पे 1 है तो सोडियम चाहेगा ना कि एक क्या करे, एक दे दे किसको, क्लोरीन को, या एक हम किसी को भी दे दें तो क्या होगा, मेरा लास्ट वाले में 8 हो जाएगा। और क्लोरीन क्या चाहेगा ना कि एक किसी से ले ले कि मेरा 8 हो जाए। अब यहां पे सोडियम को 1 देना है और क्लोरीन को 1 लेना है, दोनों को 8 पूरा करना है, ऑक्टेट पूरा करना है। इसी चक्कर में क्या होता है ना, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। और अक्सर में हुआ क्या कि ये इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो गया। ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ना क्या किया, सोडियम क्लोरीन को दे दिया, क्लोरीन ले लिया, एक्सचेंज हो गया, है ना, लेन देन हो गया कि दे रहा है उसको, क्या कर रहा है। और एक कंपाउंड ऐसा बनता है ना जिसमें कोई किसी को देता नहीं बल्कि क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं, तो वो जो है कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। खैर वहां पे हम नहीं जाते, लेकिन यहां पे देख रहे हैं कि क्या कर रहा है कि जब NaCl बनता है ना, NaCl बनता है तो इसमें जो है सोडियम क्या करता है कि एक आयन जो है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को दे देता है क्योंकि उसको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके के जो भी आयन बनते हैं ना, जो भी बॉन्ड बनते हैं, जो भी कंपाउंड बनते हैं, उनके बीच का बॉन्ड जो है ना काफी स्ट्रॉन्ग होता है। आयोनिक बॉन्ड से बने जो कंपाउंड होते हैं काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, यही रीजन है। और साल्ट भी क्या है, आयोनिक बॉन्ड है। साल्ट भी क्या है, आयोनिक बॉन्ड है। यही रीजन है कि साल्ट जो है ना क्या होते हैं, नॉर्मली ठोस अवस्था में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। साल्ट क्या होते हैं, ये नॉर्मली जो है ना वाटर के साथ घुलनशील होते हैं, वाटर के साथ घुलनशील होते हैं। सारे पदार्थ जो है ना वाटर के साथ घुलनशील नहीं होते हैं, सोलूबल है, वाटर के साथ सोलूबल है। साल्ट क्या करते हैं, साल्ट जो है विद्युत के सुचालक हैं, विद्युत के सुचालक है, यानी कि इलेक्ट्रिक कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्ट करते हैं। एसिड के बारे में भी हमने ऐसे ही पढ़ा था, है ना। एसिड के बारे में यह पढ़ा कि विद्युत के सुचालक है। बेस के बारे में भी हमने यही पढ़ा, विद्युत के सुचालक हैं। और साल्ट के बारे में, लवण के बारे में भी हम यही पढ़ रहे हैं कि ये भी जो है विद्युत के सुचालक हैं। एसिड बेस ये दोनों जो है क्या करते हैं, जल में आसानी से घुल जाते हैं। यहां भी हम देख रहे हैं कि ये भी क्या है, जल में घुलनशील है, ठीक है, सॉलिड होता है, आयोनिक बॉन्ड का होता है। तो अब आपसे क्या हो सकता है ना, इसका यह भी पूछ सकता है, इसका क्वथनांक और गलनांक ये ज्यादा होता है, क्वथनांक और गलनांक ज्यादा होता है, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ना ये भी ज्यादा है। क्यों होता है ना, क्योंकि ये आयोनिक बॉन्ड का बना है, इसका बॉन्ड जो है काफी स्ट्रॉन्ग है, इसके एटम जो है एक दूसरे के काफी नजदीक है ना, इसके एटम जो है एक दूसरे के काफी नजदीक है, इसलिए ये सॉलिड है। इसलिए ये क्या करता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ज्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ज्यादा होता है। ये विद्युत का सुचालक होता है, जल में घुलनशील होता है। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ साल्ट का नाम लिख लेते हैं। यहां से चीजें जो है आपको समझ में आ गई होंगी। लवण के बारे में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है लवण के गुण है, कौन से लवण के रासायनिक गुण है, और उसमें से कोई भी क्या करेगा, 2 3 दे देगा, 4 दे देगा। और आपसे या तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें से कोई भी ऑप्शन में डाल सकता है लवण के बारे में। तो लवण के बारे में आपको ये चीज समझना था। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि वो लवण जो है ठोस होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, यानी कि अगर इनको पिघलाना हो तो काफी हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। चलिए अब कुछ क्या करते हैं, हम कुछ सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम जो है ना आपसे पूछेगा, आपसे उसका रासायनिक नाम पूछेगा, और रासायनिक नाम के अलावा उसका रासायनिक सूत्र भी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में।
उसको यहां पे समझते हैं, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट, नाम याद रख लीजिए, सोडियम कार्बोनेट, फॉर्मूला है इसका Na2CO3। एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, है ना। उसके बाद आप याद है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट CaSO4। एक होगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और लास्ट में हम कह सकते हैं कि कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ये नाम आपको क्या करना है, याद रख लेना, CuSO4, कॉपर सल्फेट। ठीक है। कॉपर सल्फेट का इसका एक इंपॉर्टेंट है ना, ये कलर में नीला होता है, कलर में नीला होता है। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में ये जानना है कि ये संगमरमर का फॉर्मूला है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है किसका फॉर्मूला है, संगमरमर का फॉर्मूला है। या दीवार पे जो हम पुताई करते हैं ना, जो पतला सा लेयर बन जाता है, वो भी जो है कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। कैल्शियम सल्फेट जो है ये दो चीजों से संबंधित है, या तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, या इसको हम जिप्सम भी कह सकते हैं, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका इस्तेमाल जो होता है आग बुझाने में होता है, या बेकिंग सोडा भी इसको हम कह सकते हैं, बेकिंग सोडा, खावा सोडा। और ये जो है हमारा क्या है वॉशिंग सोडा है ना, वॉशिंग सोडा। इतना नाम आपको याद रखना है, वॉशिंग सोडा। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट रासायनिक नाम है, रासायनिक सूत्र है सोडियम Na2CO3। सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी को बोल सकता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आग बुझाने का काम आता है। और ये बेकिंग सोडा है या खावा सोडा, आग बुझाने का काम पहले नहीं लिखते हैं ना, पहले लिख देते हैं ये बेकिंग सोडा है, और खाने वाले पदार्थों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट POP जो एक पाउडर होता है, एक मुलायम पाउडर होता है, जिससे हम क्या करते हैं, नॉर्मली जब किसी का हड्डी वगैरह टूट जाता है, कोई क्रैक कर जाता है, तो जो एक प्लास्टर करते हैं ना जो पाउडर को, वही POP होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। और जिप्सम जब होता है ना, जब इसमें हम पानी मिला देते हैं और जब ये हार्ड हो जाता है ना, प्लास्टर करने के लिए क्या, तो पहले तो पाउडर होता है, पानी मिलाते हैं और उसको चढ़ा देते हैं, प्लास्टर कर देते हैं, बाद में क्या हो जाता है ना, हार्ड हो जाता है। तो वही जिप्सम जो है, हार्ड वाला पार्ट जो है जिप्सम है। घर में डिजाइनिंग वगैरह करने के लिए भी हम जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं, मूर्ति वगैरह बनाने के लिए भी हम जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो जिप्सम का इस्तेमाल इस तरीके से किया जा सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का फॉर्मूला है, दीवार पे जब पुताई करते हैं तो एक पतला लेयर जो चूना का बन जाता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट जो है एक नीले कलर का सॉल्यूशन है ना। तो इतनी सारी चीजें जो है आपको साल्ट के बारे में सीखना था। और अब तक जो है हमने एसिड में जो है सबसे ज्यादा वक्त लिया, 2 चैप्टर अब तक हमने कवर किया है क्विक रिवीजन के अंतर्गत। अभी जो ये वीडियो चल रहा है केमिस्ट्री के क्विक रिवीजन हम कर रहे हैं, जिसमें अब तक जो है हमने पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर को कवर किया। जो चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट है, जितना क्वेश्चन जिस रेशियो में उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस टॉपिक से पूछा जाता है, उसी टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आपकी ये जिम्मेदारी है कि इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद हम मॉडल सेट भी सॉल्व करेंगे। यदि आप वीडियो को केवल सिर्फ देखते रहिए 2 बार 3 बार, तो आपके लिए एग्जाम जो है निकालना आसान हो जाएगा।
साइंस का आसान हो जाएगा, और इन सब के बाद जो है हम सोशल साइंस पे आ जाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में हम शामिल होते हैं, जो चैप्टर का नाम है धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, उस चैप्टर को हम कवर करेंगे। क्विक रिवीजन की इस वीडियो में हम और आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि अब हम केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर तक पहुंच गए हैं। 2 चैप्टर को हमने काफी विस्तार से समझा, काफी टाइम देते हुए वक्त समझा। हम उन टॉपिकों को ज्यादा ध्यान दिए जिन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते रहे। ठीक उसी तरीके से इस चैप्टर में भी हम करेंगे। अब तक जो है मैंने साइंस के लिए क्विक रिवीजन की शुरुआत की थी बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, जिसमें सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री को चुना और केमिस्ट्री के अंतर्गत हम जो है अब तक तीसरे चैप्टर तक पहुंचे हैं और उसकी शुरुआत करने वाले हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम क्या करते हैं, इसको फिर से आगे बढ़ाते हैं। उससे भी पहले यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आपकी ये जिम्मेदारी है कि इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, जो चैप्टर का नाम दिया हुआ है पहले उसी को समझते हैं। तो धातु के बारे में हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज के 2 पक्ष हो सकते हैं, एक तो उसके रासायनिक गुण और दूसरा जो हो सकते हैं उसके भौतिक गुण। हमें इस चैप्टर के अंतर्गत मेटल और नॉन मेटल के रासायनिक और भौतिक गुण दोनों को पढ़ना है। भौतिक गुण जो है थोड़ा बहुत दिया हुआ है, रासायनिक गुण जो है काफी विस्तार से दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन जो है दोनों तरफ से ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए हम दोनों को बराबरी से पढ़ेंगे। तो हम करते क्या है कि धातु के सबसे पहले हम क्या करते हैं, भौतिक गुण के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना, धातु के भौतिक गुण। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अधातु के भौतिक गुण के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम धातु के रासायनिक और अधातु के रासायनिक गुण के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ धातु के जो गुण है उसको पहले लिख लेते हैं और बारी बारी से उसको हम एक्सप्लेन करते हुए समझेंगे, ठीक है। और यहां से क्वेश्चन पूछता है, 1-2 क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आना ही है। चैप्टर से तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस टॉपिक से भी जो है आपको क्वेश्चन आना ही आना है। सबसे पहले हम कह सकते हैं कि धातु में क्या होता है ना, एक धात्विक चमक होता है। क्या होता है धात्विक चमक, इसको आगे समझेंगे। और क्या होता है, एक धातु के एक और भौतिक गुण है कि ये आघात वर्ध्यता होता है ना। आघात वर्ध्यता क्या होता है, इसको भी आगे समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि धातु क्या होता है ना, एक क्वालिटी होता है धातु का जिसे हम तन्यता कहते हैं। तन्यता क्या होता है, इसको भी आगे समझेंगे। उसके बाद धातु का एक और क्वालिटी होता है जो ध्वनिक कहलाता है, इसको हम सोनरस भी कहते हैं, सोनोरस। ये 4 क्वालिटी जो है ना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। धातु जो है ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं। धातु क्या होते हैं, नॉर्मली जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक एवं क्वथनांक ज्यादा होता है। क्या होता है, गलनांक एवं क्वथनांक, यानी कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है ना इनका काफी ज्यादा होता है। गलनांक एक क्वथनांक ज्यादा होता है। और ये धातु के सुचालक होते हैं, धातु के सुचालक होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक कंडक्ट करते हैं। ये जो है कुछ चीजें जो है धातु के बारे में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन चीजों को हमको पढ़ना है। चलिए हम क्या करते हैं, अब शुरू करते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हम बाद में क्या करेंगे कि यहीं से एक लाइन खींच के अधातु के बारे में भी कंपैरिजन करते हुए हम इसको पढ़ लेंगे। खैर चलिए, धात्विक चमक क्या होता है ना, कि धातु में एक चमक होता है। धातु का एक प्रॉपर्टी ही है कि धातु जो है चमकीले होते हैं, लेकिन नॉर्मली हम क्या देखते हैं ना कि धातु के ऊपर जो है एक पतला सा लेयर चढ़ जाता है, जिसके कारण वो चमक जो है उसका खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि धातु के अंदर भी जो चमक है वो खत्म हो गया। धातु के ऊपर सिर्फ लेयर चढ़ता है, जैसे हम देखते हैं ना लोहे के ऊपर क्या लगता है, जंग लग जाता है, एक लेयर चढ़ गया। चांदी के ऊपर भी हम देखते हैं कि एक काले कलर का लेयर चढ़ जाता है, तांबे के ऊपर एक हरे कलर का लेयर चढ़ जाता है, लेकिन उसका एक चमक जो है ना उसके अंदर जो होता है वो बरकरार रहता है। अगर आप धातु को काटे बीचों बीच, जैसे हम देखते हैं ना लोहा के जैसे काटते हैं तो उसका जो भाग कटा हुआ भाग दिखते हैं वो चमकीला होता है। आप सोना को काटिए, सोना तो ऐसा भी चमकीला होता है। चांदी को देखिए, यह भी चमकीला होता है।
आप तांबे को बीच से काट के देखिए, आप जिंक को काट के देखिए, लोहे को जब हम काटते हैं तो देखते हैं उसके अंदर जो है एक चमक होता है। तो क्या होता है ना, मेटल जो होते हैं ना वो चमकीले होते हैं, उनमें एक चमक होता है जिसे हम कहते हैं लस्ट्रस। खैर, तो मेटल क्या होते हैं, धात्विक चमक होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, चमकीले होते हैं, बाहर से दिखे ना दिखे, लेकिन अगर एक्चुअल में उसको हम काटे तो वो अंदर से आपको चमकीले दिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया धात्विक चमक होता है। ये जो है इंपॉर्टेंट है कि धातु क्या होते हैं ना, आघात वर्ध्यता होते हैं, अंग्रेजी में इसको हम मैलिएबल कहते हैं। याद रखिएगा, अच्छी बात है, हो सकता है आपको जरूरत ना पड़े लेकिन फिर भी नाम याद रखिए, मैलिएबल होते हैं, आघात वर्ध्यता होते हैं। धातु की एक क्वालिटी होती है ना कि धातु को पीटने पर ना वो टूटता फूटता नहीं है, बल्कि क्या होता है ना कि वो फैलता जाता है। अगर हम कोयले को हथौड़ी से पीटे तो क्या होगा, उसका बुरादा हो जाएगा, कई भागों में टूट जाएगा, फूट जाएगा। लकड़ी को पीटे तो फूट जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि धातु क्या होता है, कुछ पदार्थ को जब हम पीटते हैं तो वो टूट जाता है, लेकिन धातु को जब हम पीटते हैं ना तो वो फैलता है। यानी कि धातु का क्या बनाया जा सकता है, धातु को पीटकर चादर बनाया जा सकता है। धातु को पीटने पर वो टूटता नहीं है। जैसे हम देखते हैं दरवाजे, हम लोहे का दरवाजा चादर वाला देखते हैं। खाना या रोटी वगैरह लपेटने के लिए एल्युमिनियम फॉयल आता है, उसको देखते हैं। क्या किया गया है, उसको पीट कर चादर बना दिया गया है, उसको फ्लैट करके चादर बना दिया गया है। धातु का चादर बनाया जा सकता है। हम लोग देखते हैं मिठाई के ऊपर जो है ना वो चमकीला एक लेयर चढ़ा दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चांदी, है ना। तो क्या है ना, उसका चादर बनाया गया है। गेट वगैरह में भी देखते हैं कि लोहे का एक पतला सा चादर होता है और उसका गेट बन जाता है। नॉर्मली हम टीन वगैरह जो देखते हैं, टीन या किसी भी तरीके का, तो क्या होता है, धातु एक आघात वर्ध्यता होता है। धातु की ये क्वालिटी होती है कि उसको पीट कर फैलाया जा सके, और जिसका हम इस्तेमाल करते हैं पीट कर फैलाया जाता है और उसका चादर बनाया जाता है ना। अब आता है तन्यता। तन्यता को हम कहते हैं डक्टाइल, अंग्रेजी में हम इसको डक्टाइल कहते हैं। मेटल जो है धात्विक चमक, लस्ट्रस होते हैं, चमकीले होते हैं, आघात वर्ध्यता होते हैं। इनको पीट कर क्या किया जा सकता है, चादर बनाया जा सकता है, इसको पीट कर फैलाया जा सकता है। जैसे देखिए ये वाला जो है पीट कर इसको क्या किया गया है, चादर बनाया गया है, फैला दिया गया है। ठीक उसी तरीके से तन्यता क्या है ना, तन्यता भी धातु की एक क्वालिटी है, एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है। ये धातु की ही क्वालिटी है कि क्या किया जा सकता है कि धातु को खींचकर तार बनाया जा सकता है। यानी कि उसको खींचा जा सकता है, उसको पतला बनाया जा सकता है। हमारे घर में जो वायरिंग होते हैं या जो तार इस्तेमाल होता है, जो इस माइक में जो तार इस्तेमाल हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक में इस तार इस्तेमाल होता है, हम क्या तार, कॉपर का या एल्युमिनियम का हम तार जो है वायर यूज करते हैं कि नहीं। तो क्या किया गया है, उसका तार बनाया गया है, उसको खींचकर तार बनाया गया है। तो धातु की ये क्वालिटी होती है ना कि उसको खींचा जा सकता है, उसको लंबा खींचा जा सकता है। आप कोयला के तार नहीं बना सकते, आप लकड़ी के तार नहीं बना सकते, आप शीशा के तार नहीं बना सकते, लेकिन हम देखते हैं कि कॉपर के तार बनाया जा सकता है, एल्युमिनियम का तार जो है लंबा खींचकर बनाया जा सकता है। जो सोना, 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर तक तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोना को इतना खींचा जा सकता है कि 2 किलोमीटर तक उसका तार बनाया जा सकता है। यही कारण है कि सोने के जो ऑर्नामेंट्स, जो गहने होते हैं ना, उसमें डिजाइन मैक्सिमम बनाया जा सकता है उस तार का इस्तेमाल करके। वो टूटने वाला है नहीं, यानी कि उसको खींचा जा सकता है। यही कारण है कि जो गोल्ड होता है ना, उसके ऑर्नामेंट्स जो होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिजाइन बनाया जा सकता है, क्योंकि उसकी वो क्वालिटी है, डक्टाइल होता है। सोना जो है सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है, इसीलिए उसका ऑर्नामेंट्स जो है सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है, क्योंकि कम से कम वजन में मैक्सिमम डिजाइन बनाया जा सकता है। चांदी उसके बाद जो है ना डक्टाइल होता है ज़्यादा। उसके बाद हम देखते हैं तार में जो है एल्युमिनियम और हम कॉपर का वायर जो है यूज करते हैं। तो धातु जो होते हैं धात्विक चमक वाले होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ध्वनिक। धातु जो है ना ध्वनिक भी होते हैं। ध्वनिक का मतलब क्या हो ना कि धातु को पीटने पर ना वो आवाज करता है, गूंजता है। जैसे स्कूलों में जो घंटी बजता है, गूंजता है ना। साइकिल में जो हम
घंटी बजाते हैं वो भी गूंजता है, ऑफिस वगैरह में लोग जो है घंटी का इस्तेमाल करते हैं वो भी गूंजता है, मंदिरों में जो हम बेल का यूज करते हैं तो उसका क्या है ना, एक आवाज, उसका आवाज गूंजता है। सिक्का गिरता है कैसे आवाज करता है, बर्तन गिरता है तो आवाज करता है, उसमें एक किस्म की गूंज होती है जो काफी देर तक सुनाई देती है। वो जो है ना मेटल की क्वालिटी है, ध्वनिक होता है, यानी कि मेटल जो है ना ध्वनिक होता है। आप लकड़ी को गिराइए उस तरीके के ध्वनिक नहीं होगा, आवाज नहीं गूंजेगा। आप कोयला गिराइए नहीं गूंजेगा, आप पाइप गिराइए नहीं गूंजेगा, आप सोफा गिरा दीजिए, कुर्सी गिरा दीजिए, वो आवाज नहीं आएगी जो मेटल के गिरने पे आवाज आती है, जो आवाज गूंजने की जो आवाज आती है। सिक्का गिर जाता है तो गूंजता है ना, ठीक इसी तरीके से तो जो मेटल होते हैं ना उनकी यह क्वालिटी होती है कि वो ध्वनिक होते हैं, मेटल डक्टाइल होते हैं, आघात वर्ध्यता होते हैं, धात्विक चमक होते हैं। अब मेटल की एक और क्वालिटी ये होती है ना कि मेटल जो है ठोस होते हैं, सॉलिड। नॉर्मली जो मेटल जो है सॉलिड होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में नहीं होते और गैसियस स्टेट में नहीं होते। मेटल की एक क्वालिटी ये भी है ना कि मेटल के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों काफी हाई होते हैं, यानी कि मेटल को गलाना और उबालना दोनों, अगर उसके लिए आपको मेटल को गलाना और उबालना है, मेल्ट करना है और उसको बॉयल करना है तो टेम्परेचर काफी हाई चाहिए होता है ना, टेम्परेचर काफी हाई चाहिए होता है, यानी कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है क्या होता है, बेहतर होता है, बेहतर नहीं होता है, ज्यादा होता है। धातु जो है, धातु सुचालक होते हैं। धातु क्या होते हैं, धातु जो है सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। सुचालक मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्ट करने का मतलब क्या होता है ना कि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिक को पास होने देते हैं। उससे भी थोड़ा सा गहराई में जाए तो ये क्या करते हैं ना, अपने अंदर जो है इलेक्ट्रॉन को मूव करने देते हैं, मूव करने घूमने देते हैं, उनको आगे बढ़ने देते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से गुजरने देते हैं। प्रीवियस चैप्टर में अभी हमने देखा कि जो साल्ट के सॉल्यूशन है, विलियन है, वो भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को जाने देते हैं। जो एसिड है, जो बेस है, वो भी विलियन या सॉल्यूशन है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से जाने देते हैं। यानी कि एसिड, साल्ट और बेस, ये क्या है, ये तीनों जो है इलेक्ट्रिक कंडक्ट करते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रिक को जाने देते हैं। धातु की भी ये क्वालिटी है, मेटल की भी ये क्वालिटी है, मेटल की भी ये गुण है कि वो अपने अंदर से धातु को, इलेक्ट्रिक को क्या करने देता है, गुजरने देता है, अपने अंदर से उसको निकलने देता है। ठीक है, तो लिखने वाला तो कुछ नहीं था यहाँ पे चीजें, लेकिन आपको समझना चाहिए था। आपसे पूछ सकता है कि धातु के भौतिक गुण निम्न में से कौन नहीं है, निम्न में से कौन नहीं है, 3 दे दे और एक दूसरा कोई ऑप्शन दे दे। धातु के भौतिक गुण निम्न में से कौन है, 3 दे दे और लास्ट दे दे ये सभी है। तो कुछ भी पूछ सकता है आपको। ये नाम हो सकता है शायद नाम ना सुने हो, जो स्टूडेंट बेहतर तरीके से प्रिपरेशन किए होंगे वो इसके बारे में जानते होंगे, उनको मालूम होगा, लेकिन जो बेहतर तरीके से नहीं पढ़ाई की उनको नहीं पता होगा कि आघात वर्ध्यता क्या होता है, तन्यता क्या होता है, ध्वनिक क्या होता है ना। और खैर घबराने वाली बात नहीं है, ये जो है ना बार बार आएगा। यहां तो हम पढ़ लिए ना, जब ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व करेंगे तो वहां भी जो है ये बार बार आएगा, वहां से और रिवीजन हो जाएगा। और जब हम मॉडल सेट को भी पढ़ेंगे तो वहां से भी और जो है हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब जो है धातु के बारे में पढ़ लिए तो अधातु के भी गुण पढ़ लेते हैं। अधातुक के भौतिक गुण, अधातुक के भौतिक गुण क्या होते हैं कि ये 1 नंबर, ये चमकीले नहीं होते है ना, यहीं से देख लेते हैं। ये क्या होते हैं, धात्विक इंद्रियों चमक नहीं होता। दूसरा क्या है, ये आघात वर्ध्यता नहीं होते, इनको पीटने पर ये टूट फूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। ठीक है। तीसरा क्या होता है, ये डक्टाइल नहीं होते, इनका तार नहीं बनाया जा सकता, इनको खींचा नहीं जा सकता। चौथा, ये सोनरस नहीं होते, ये इनकी आवाज गूंजती नहीं है पीटने पे। 5 नंबर क्या कहा जा सकता है, ये ठोस होते हैं और गैस होते हैं। ठोस और नॉर्मली ये सॉलिड और गैसियस स्टेट में होते हैं। जो अधातु होते हैं ना वो क्या होते हैं कि ठोस होते हैं और गैस होते हैं नॉर्मली। गलनांक और कथनांक जो है ना इनका कम होता है, कम होता है, गलनांक और कथनांक कम होता है। और ये धातु के क्या होते हैं,
धातु के कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, यानी कि धातु के ये अच्छे चालक नहीं होते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रिक को जाने ही नहीं देते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं करने देते। तो देखिए जो धातु है उसका अपोजिट जो है ना अधातु है, एकदम से लगभग अपोजिट जो है अधातु है, लगभग बोल रहे हैं। धातु लस्टस होता है, अधातु नहीं होता है। धातु आघात वर्ध्यता होता है, अधातु नहीं होता है। धातु तन्यता है, ये नहीं है। धातु ध्वनिक है, अधातु नहीं है। हाँ, जो धातु होते हैं सॉलिड होते हैं, इसमें एक चीज देख सकते हैं कि सॉलिड और गैस होते हैं, लेकिन धातु नॉर्मली सॉलिड होते हैं। गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है धातु का ज्यादा होता है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, उल्टा है। धातु के सुचालक होते हैं, इलेक्ट्रिक को अपने अंदर से जाने देते हैं, लेकिन अधातु जो है ना वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक को जाने नहीं देते हैं। तो जिस तरीके से धातु के बारे में ऑप्शन बनाया जा सकता है, जिस तरीके से धातु के बारे में ऑप्शन बनाकर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक उसी तरीके से अधातु के बारे में भी बताया जा सकता है। कहा जा सकता है कि धातु के निम्न भौतिक गुण है, धातु जो है चमक, अधातु जो है अधातु के निम्न भौतिक गुण है। निम्न में से कौन भौतिक गुण है? तो ऑप्शन दे दे ए धात्विक है, बी दे दे आघात वर्ध्यता है, सी दे दे कि तन्यता है, और डी दे दे इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? डी होगा कि इनमें से कोई नहीं, आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं और एक्चुअली में देखते हैं कि इस चीज से रिलेटेड जो धातु और अधातु के बारे के भौतिक गुणों के बारे में हमने पढ़ा, एक्चुअली में वहां से सवाल कहां से पूछे जाते हैं, है ना। हाँ, ये देखते हैं कि सवाल कहां से पूछे जाते हैं। अधातु के गुण, अधातु के, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। अब तक जो है हमने क्या पढ़ा कि धातु ऐसे होते हैं, अधातु ऐसे होते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे क्या है, एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है। अपवाद क्या होता है ना कि कोई कानून बनाते हैं और कोई चीज जो है उस कानून को नहीं मानता, तो कहते हैं कि भाई एक्सेप्शन है ना, वो फॉलो नहीं करता, जो रूल फॉलो नहीं करता वो एक्सेप्शन कहलाता है, अपवाद कहलाता है। तो जब हम कहते हैं कि धातु के भौतिक गुण, धातु की ये होते हैं, धातु लस्ट्रस होते हैं, है ना, या हम ये कहते हैं कि धातु जो है सॉलिड होते हैं, कह तो दिए कि धातु सॉलिड होते हैं, लेकिन कोई धातु निकल कर आए और क्या हो कि सॉलिड ना हो, लिक्विड हो, तो क्या हो गया, वो अपवाद हो गया, एक्सेप्शन हो गया। हम कहते हैं कि अधातु जो है ठोस होता है या गैस होता है, लेकिन कोई धातु अधातु निकल कर आ जाए और क्या हो, वो ना ठोस हो ना गैस हो, क्या हो जाए, लिक्विड निकल जाए, द्रव निकल जाए, तो क्या हो गया, अपवाद हो गया। और क्वेश्चन जो है वहीं से पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने देखा है कि उसी अपवाद वाले सेक्शन से, एक्सेप्शन वाले हिस्से से पूछे जाते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम कहते हैं कि धातु जो है ना ठोस होते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पर मरकरी जो है ना, रूम टेम्परेचर पर मरकरी क्या होता है, मरकरी क्या है, मरकरी मेटल है। ऐसे कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। मरकरी क्या है, मरकरी धातु है, यानी कि इसे क्या होना चाहिए, इसे होना चाहिए था सॉलिड, लेकिन रूम टेम्परेचर पे ये क्या है, द्रव है, लिक्विड है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्न में से कौन ऐसा धातु है जो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहता है, जबकि आपको मालूम है कि धातु जो होते हैं सॉलिड होते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि धातु का गलनांक एवं क्वथनांक, धातु का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत ज्यादा होता है, हजारों डिग्री सेल्सियस में होता है। लेकिन दो धातु ऐसे हैं, सीजियम एवं गैलियम, कि अगर इनको हथेली पे रखें ना, इनको क्या करें, हथेली पे रखें, तो ये द्रव अवस्था में चेंज हो जाते हैं। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37, तो अगर हाथ पे रखते हैं तो 33, 30, 35 होगा, तो उतने ही टेम्परेचर पे क्या होगा, सीजियम और गैलियम द्रव अवस्था में आ जाएगा। लेकिन हम तो देख रहे थे कि उसका गलनांक एवं क्वथनांक बहुत ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है और हर बार पूछता है। ये क्वेश्चन जो अभी मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, वो हर बार पूछता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछली बार भी। हम कहते हैं कि ठोस अधातु क्या होता है, अधातु जैसे आयोडीन, आयोडीन क्या है, आयोडीन जो है अधातु है। इसे क्या होना चाहिए था, इसे जो है चमकीला नहीं होना चाहिए था। चमकीला कौन होता है, चमकीला जो है धातु होता है, लेकिन आयोडीन क्या है,
आयोडीन जो है ना चमकीला होता है, लस्ट्रस होता है। ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या है? अधातु है। अधातु को क्या होना चाहिए? ठोस या गैस में होना चाहिए, है ना, ठोस या गैस में होना चाहिए। लेकिन ब्रोमीन अधातु होते हुए भी क्या है? ये द्रव अवस्था में। ये सारे एक्सेप्शन है। आपसे कहेगा कि अधातु जो है ठोस और गैस होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है। ठीक है। धातु सुचालक होते हैं किसके? हीट और इलेक्ट्रिक। धातु सुचालक होते हैं, रहने देते हैं, सुचालक ही कहते हैं। हीट कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। धातु हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों कंडक्ट करते हैं। अधातु क्या है? हीट और इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों कंडक्ट नहीं करते। तो देख रहे हैं मरकरी धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में, सीजियम और गैलियम धातु होते हुए भी कम टेम्परेचर पर उनका गल जाते हैं। आयोडीन जो है हम देखते हैं अधातु होते हुए भी क्या है? चमकीला है। ब्रोमीन जो है अधातु होते हुए भी क्या है? द्रव अवस्था में है, जबकि इसको ठोस या गैस में होना चाहिए। हम कहते हैं कि धातु जो होते हैं ना वो कठोर होते हैं, धातु कठोर होते हैं। लेकिन अगर आप देखिए तो लिथियम, है ना, सोडियम और पोटेशियम इतने मुलायम होते हैं ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतने मुलायम होते हैं कि चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। सॉलिड का, मेटल का ये क्वालिटी होता है कि वो हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। लेकिन ये भी मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लेकिन ये इतने मुलायम होते हैं कि इनको चाकू से काटा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि ऐसे धातु का नाम बताइए जिनको चाकू से काटा जा सके, है ना। इस तरीके का सवाल आपसे पूछेगा। चलिए, एक चीज हम जानते हैं कि एक नाम सुना होगा आपने ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का नाम सुना होगा आपने। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट एक अधातु है ना। तो क्या होना चाहिए? इसको होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रिक को कंडक्ट ना करे, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को ना जाने दे। क्यों? क्योंकि ये कार्बन का, क्योंकि ये क्या है? ये एक अधातु है, नॉन मेटल है, इसको अपने अंदर से नहीं जाने देना चाहिए था। किसको? इलेक्ट्रिसिटी को। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी का एक बेहतरीन कंडक्टर है। ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करने देता है? ये सुचालक है। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से जाने देता है बहुत आसानी से, जबकि इसको नहीं जाने देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये अधातु है। अधातु क्या होते हैं ना? अधातु मुलायम होते हैं, अधातु मुलायम होते हैं। लेकिन आपने नाम सुना होगा हीरा, यानी कि डायमंड। डायमंड है, डायमंड एक कार्बन का एलोट्रॉप्स है। क्या है? कार्बन का एलोट्रॉप्स, प्योर कार्बन से बना हुआ है। ग्रेफाइट भी क्या है? प्योर कार्बन का बना हुआ है। और दोनों क्या है? दोनों नॉन मेटल है। नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन देख रहे हैं इलेक्ट्रिक कंडक्ट कर रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसे अधातु का नाम बताइए जो इलेक्ट्रिक कंडक्ट करता है। और हीरा जो होता है ना, हीरा क्या होता है? हम नॉर्मली देख रहे हैं कि अधातु मुलायम होते हैं, लेकिन हीरा क्या है? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ है। नॉन मेटल है, नॉन मेटल की यह क्वालिटी होती है कि वो मुलायम होता है। लेकिन यहां देखिए, नॉन मेटल होते हुए भी दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस है, सबसे कठोर पदार्थ है। तो आपसे जानते हैं कैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि ऐसे अधातु का नाम बताइए जो हार्ड है या जो कठोर है। ऐसे अधातु का नाम बताइए जो इलेक्ट्रिक कंडक्ट करते हैं। ऐसे धातु का नाम बताइए जिनको चाकू से काटा जा सकता है। ऐसे अधातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ऐसे अधातु का नाम बताइए जो चमकीले हैं। ऐसे धातु का नाम बताइए जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। और ऐसे धातु के नाम बताइए, ऐसे
धातु का नाम बताइए जिनका क्वथनांक और गलनांक कम है, और ऐसे धातु का नाम बताइए जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, मरकरी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और क्वेश्चन आपका यहां से आएगा, आना ही है, क्वेश्चन पूछता ही है यहां से। तो अब तक जो है हमने काफी तेजी से जो है अब तक जो है रिवीजन किया है। तो आपके लिए बड़ी मेहनत करके ये वीडियो जो है मैंने तैयार किया है बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। तो आपकी भी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी निभाइए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। तो अब तक जो है हमने केमिस्ट्री की शुरुआत की थी, क्विक रिवीजन में हम आगे बढ़ चुके हैं। एक पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़े, उसके बाद अम्ल क्षार एवं लवण पढ़े, उसके बाद हम पहुंचे हैं कहां, धातु एवं अधातु में। और धातु एवं अधातु में जो हमको धातु और अधातु का दो गुण पढ़ना था, एक भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण, उसमें से हम क्या किए हैं कि भौतिक गुण को पढ़ लिए हैं, और जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैंने कवर कर लिया है। अब आगे जो है हम धातु के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और नए टॉपिक को पढ़ते हैं। नए टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है कि धातु का जल के साथ अभिक्रिया, धातु के जल के साथ अभिक्रिया। हमको यहां पे यह समझना है कि जो मेटल्स हैं, जो धातु हैं, आखिर वो जल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। कई तरीके के मेटल्स हैं, है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, फेरस, जिंक, कॉपर, सोना, चांदी। आखिर ये जो एलिमेंट हैं, जो ये जो मेटल्स हैं, जो धातु हैं, ये किस तरीके से जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, इस बारे में हमको पढ़ना है। क्योंकि ये रिएक्शन जो है जल के साथ, धातु का वाला रिएक्शन जो है कई बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो हम करते क्या है ना, पहले यहां पे लिख लेते हैं कि जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। धातु जल के साथ अभिक्रिया करके सबसे पहले तो बनाएगा धातु ऑक्साइड, और क्या रिलीज करला, हाइड्रोजन गैस। दूसरे जगह पर धातु फिर अगर जल से अभिक्रिया करता है तो धातु जो है क्या बनाएगा, धातु हाइड्रो ऑक्साइड भी बनाएगा, धातु हाइड्रो ऑक्साइड भी बनाएगा, और क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो धातु जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, धातु जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं एक जगह ये धातु ऑक्साइड बना रहा है और दूसरे जगह धातु हाइड्रो ऑक्साइड बना रहा है ना। तो इन सारी चीजों को हमको पढ़ना है। हमको यह पढ़ना है कि ठंडे जल के साथ कौन से मेटल जो है रिएक्शन करते हैं, कौन से मेटल जो है ठंडे जल के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, यानी गर्म जल के साथ रिएक्शन करते हैं। कौन ऐसे मेटल है जो ना ही ठंडे ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, बल्कि वाष्प के साथ, स्टीम के साथ अभिक्रिया करते हैं। या लास्ट में हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो ना ही ठंडे जल के साथ, ना ही गर्म और ना ही स्टीम के साथ, यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन करते ही नहीं। 4 भागों में हमको इसको पढ़ना है कि आखिर मेटल जो है किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, और ये चारों में से कोई एक जो है पूछ सकता है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जल के साथ मेटल का रिएक्शन वाला, अभिक्रिया वाला क्वेश्चन जो है पूछा जाता रहा है हमेशा से। तो 2 तरीके हम क्या करते हैं, एक पोटेशियम हो गया हमारा मेटल, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, फेरस हो गया, और लास्ट में हम क्या ले लेते हैं, Au। इसको 4 भागों में बांट देते हैं हम, है ना, और बारी बारी से देखते हैं कि कौन ऐसा मेटल, यही पूछता है कि ये बताइए कौन मेटल जो है गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। अब आपको इसमें से नाम बताना होगा। आपसे ये पूछेगा कि कौन ऐसे मेटल है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, कोई इसमें से दे देगा, आपको बताना है। आपसे ये पूछेगा कौन ऐसे मेटल्स हैं, धातु हैं, जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, उसका नाम बताना पड़ेगा। और लास्ट में यह भी पूछ सकता है कि कौन ऐसा मेटल या धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करता, चाहे वो ठंडा जल हो, चाहे गर्म हो, चाहे स्टीम हो। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन ऐसा मेटल है जो ना ही ठंडे और गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, बल्कि स्टीम के साथ, भाप के साथ अभिक्रिया कर लेता है। तो ये चीजें यहां से बताइए, ये सब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकता है, और ये सवाल जो है हमेशा पूछा जाता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सोडियम एंड पोटेशियम ये क्या होते हैं ना, सोडियम और
पोटेशियम ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, है ना, कर लेते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम ऐसे एलिमेंट है या मेटल्स हैं जो ठंडे जल के साथ भी क्या करते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं। जैसे सोडियम को अगर हम H2O के साथ अभिक्रिया कराएं तो ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाम याद रखना है, धातु, तो धातु यहां पे कौन है, सोडियम है। और हम बताएं ना कि हाइड्रो ऑक्साइड, तो यहां पे क्या बन रहा है, धातु हाइड्रो ऑक्साइड बन रहा है और साथ में जो है हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रहा है। और ये ऐसा रिएक्शन है कि सोडियम जब जल के साथ रिएक्शन करता है ना, ठंडे जल के साथ ही रिएक्शन करता है ना, तो टेम्परेचर जो है जनरेट होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है। तो यहां पे देख सकते हैं हाइड्रोजन क्या देखें हम, सबसे पहले ज्यादा यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है, ये तो हम पढ़ लिए हैं पहले ही, धातु ऑक्साइड बनाएगा या धातु हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस तो रिलीज करेगा ही करेगा। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये है कि सोडियम और पोटेशियम जो है ना ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं और क्या करते हैं, हीट जनरेट भी करते हैं, हीट भी जनरेट होता है। हाइड्रोजन गैस जब निकलता है ना, हाइड्रोजन गैस जनरेट हो रहा है और उसी टाइम में क्या होता है, हीट भी जनरेट होता है। तो इतना ज्यादा हीट होता है कि हाइड्रोजन जो गैस होता है ना आग पकड़ लेता है, ठंडे जल के साथ ही रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, चलिए, तो आपसे पूछा अगर ठंडे जल के साथ कौन रिएक्शन कर सकता है, तो सोडियम और पोटेशियम का नाम लीजिए। आगे चलते हैं, मैग्नीशियम के बारे में अगर आपसे पूछे कि मैग्नीशियम क्या ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो यह ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, है ना। मैग्नीशियम जो है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, यह बता देना है। लेकिन मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। कैसे, तो मैग्नीशियम जो है जल के साथ अभिक्रिया करेगा, गर्म जल के साथ क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। नाम याद रखिए, ये सारा नाम पूछ सकता है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो यहां पे हम दो चीज देखें, ध्यान देने वाली बात है कि सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। मैग्नीशियम आता है, ये कहता है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करना, है ना। लेकिन क्या करते हैं, जब गर्म जल के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो ये अभिक्रिया कर लेता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि धातु हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, तीसरे पॉइंट को देखते हैं और उसको समझते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तो अगर हम ले लें एल्युमिनियम को या फेरस को, है ना, तो अगर एल्युमिनियम और फेरस का है तो ये ना ही ठंडे जल और ना ही गर्म जल, ये दोनों के साथ ये दोनों रिएक्शन नहीं करते। एल्युमिनियम हो चाहे फेरस हो, ठंडे जल के साथ इसका रिएक्शन कराइए या गर्म जल के साथ इसका रिएक्शन कराइए, ये दोनों कंडीशन में ये रिएक्शन करने वाले नहीं है। लेकिन अगर इनको स्टीम के साथ, वाष्प के साथ या भाप के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो ये रिएक्शन कर लेंगे। तीन चीज अब तक हम देख लिए, एक जो है ठंडे के साथ अभिक्रिया कर रहा है मेटल, दूसरा जो है गर्म जल के साथ कर रहा है, ठंडे के साथ नहीं कर रहा, तीसरा ऐसा है जो ना ही ठंडे और गर्म जल के साथ करता है बल्कि स्टीम के साथ रिएक्शन अभिक्रिया कर लेता है। जैसे करा के देख लेते हैं, आयरन को ले लेते हैं। आयरन क्या करता है, वाटर के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, फेरस ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है ना। फेरस ऑक्साइड नाम याद रखना है, फेरस ऑक्साइड बनाता है और क्या करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर लेता है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ये कैसा है, ये स्टीम है ना, ये स्टीम है। चलिए, तो ये चीज हो गया। और लास्ट में आता है हमारा Au, सोना। ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता, ये किसी भी जल के साथ अभिक्रिया
नहीं करता, ना ही गर्म के साथ, ना ही ठंडे के साथ, और ना ही ये स्टीम के साथ अभिक्रिया करता है। इसको हम क्या करते हैं, ठीक तरीके से एक अलग तरीके से इसको लिखते हैं, जहां से आपको और समझना आसान हो जाएगा। समझाने के लिए लिख देते हैं, है ना। जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, क्या किए, वाटर के साथ रिएक्शन कराएं, लेकिन ये कहाँ रिएक्शन कर ले रहा है, ये ठंडे पानी के साथ रिएक्शन कर लेगा, है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। दूसरा आता है जैसे मैग्नीशियम, क्या करते हैं, इसको गर्म जल के साथ कर देंगे, तब ये क्या करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तीसरा, फेरस के साथ हम रिएक्शन कराते हैं H2O को, क्या करेगा, स्टीम के साथ, वाष्प के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये फेरस ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। और अगर हम सोना को वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, नो रिएक्शन, यानी कि कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो ये तीन कंडीशन हो रहा है, ये तीन कंडीशन हो रहा है कि एक ठंडे पानी के साथ करेगा, कौन करेगा, पोटेशियम होगा या सोडियम होगा। मैग्नीशियम जो है ठंडे पानी के साथ नहीं करेगा, गर्म पानी के साथ करेगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और फेरस या एल्युमिनियम जो है ना, वो गर्म और ठंडे दोनों के पानी के साथ नहीं करेगा, लेकिन स्टीम के साथ कर लेगा। और सोना जो है वो वाटर के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, वो वाटर के साथ करता ही नहीं। ठीक है, ये जो दो चीज हम दिखाए थे, तो धातु हाइड्रो ऑक्साइड, इन दो कंडीशनों में देख रहे हैं कि धातु हाइड्रो ऑक्साइड बन रहा है, धातु हाइड्रो ऑक्साइड बन रहा है, और यहां पे देख रहे हैं हम क्या बन रहा है, फेरस ऑक्साइड बन रहा है, केवल धातु ऑक्साइड बन रहा है, सिर्फ धातु ऑक्साइड, सिर्फ धातु ऑक्साइड। और हाइड्रो ऑक्साइड, धातु हाइड्रो ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बन रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और धातु को क्या करते हैं, धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, एसिड के साथ अभिक्रिया करा के देख लेते हैं। धातु का किसके साथ, तो धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया करा लेते हैं ना। इसमें ज्यादा कुछ नहीं देखना है, पहले भी पढ़े हैं। धातु क्या करेगा, अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, लवण बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। जैसे सोडियम का रिएक्शन हम करा देते हैं HCl के साथ, क्या करेगा, लवण बनेगा NaCl प्लस H2 गैस रिलीज होगा, है ना। देखो, धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया, ये वही रिएक्शन है जो हमने कहाँ पढ़ा था, उदासीनीकरण अभिक्रिया में पढ़ा था कि एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं ना, तो क्या होता है, एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो लवण बनाते हैं। धातु भी क्या होता है ना, बाई नेचर कुछ धातु ऐसे हैं जो जल के साथ घुलकर क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। या कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे हैं ना जो बाई नेचर क्या है, बाई नेचर जो है बेस है, वो नॉर्मली क्या करेंगे, अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनाएंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। एक चीज समझ लेना है यहाँ पे, धातु की जो प्रकृति होती है ना, धातु की प्रकृति होती है वो बेसिक उसका नेचर होता है, यानी कि क्षारक प्रकृति का होता है धातु। और अधातु जो होते हैं ना, अधातु जो होते हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। जो भी हो, धातु अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये पूछ सकता है, ऐसे ही रिएक्शन दे देगा और पूछ लेगा कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कहीं दे दे साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, दूसरे जगह दे दे दूसरे ऑप्शन में कि सॉल्ट बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा, दूसरे में दे दे कि बेस बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, क्षार बनाएगा और जो है क्लोरीन गैस बनाएगा। चारों ऑप्शन में से जो सही है वही बताना। तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि जब धातु हमारा एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो वो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब क्या करते हैं, धातु का अधातु के साथ अभिक्रिया करा के देख लेते हैं है ना। तो एक चीज समझना है कि धातु जब अधातु के साथ अभिक्रिया करता है ना, तो उस टाइम में भी क्या बनते हैं, लवण बनते हैं, सॉल्ट बनता है। और ये जो है ना आयोनिक बॉन्ड बनाता है, आयोनिक बॉन्ड बनाता है, आयनिक
यानी कि धातु और अधातु जब अभिक्रिया करते हैं ना तो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ध्यान रखना है, आपसे सवाल करेगा कि धातु जब अधातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन से बॉन्ड बनाते हैं। ऑप्शन दे देगा सहसंयोजक आबंध, या यहाँ पे दे देगा आयनिक आबंध, आयोनिक बॉन्ड, है ना, या दे देगा दोनों, कोई नहीं। तो आपको बताना है कि धातु जब अधातु के साथ अभिक्रिया करता है तो आयनिक बॉन्ड बनाता है। ये अभिक्रिया कैसे होता है इसको समझ लेते हैं एक बार। यह चीज आपको समझ लेना चाहिए कि अगर सोडियम है तो सोडियम पे +1 चार्ज है और क्लोरीन है तो -1 चार्ज है ना। अगर मैग्नीशियम है तो +2 चार्ज है और ऑक्सीजन है तो -2 चार्ज है। यहाँ पे अगर आपने 9th क्लास में नहीं पढ़ा है, ये चीज नहीं पढ़ा है, तो आपको बेहतर समझ में नहीं आएगा। फिर भी हम समझाने की कोशिश करते हैं कि सोडियम के आउटर सेल में, सोडियम जो है ना, इसके आउटर सेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन के आउटर सेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7। या ऐसे इसको बेहतर तरीके से हम क्या करते हैं, सोडियम और क्लोरीन का जो स्ट्रक्चर, ये अगर मान लेते हैं मेरा सोडियम है, पहले सेल में सोडियम का 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, है ना, और तीसरे सेल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाता है। क्लोरीन में देखें, है ना, पहले सेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7, 1 2 3 7, है ना। अब यहां से ये चीज समझ लेना है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मेटल का। यहां से अगर आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं समझ में आता है तो बस चुपचाप सुनते रहिए, चीज अपने आप समझ में आ जाएंगी कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सोडियम जो उसका न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहां पे है, न्यूक्लियस में है, और इलेक्ट्रॉन जो है ना चारों तरफ चक्कर लगाता है अलग अलग सेल में, अलग अलग ऑर्बिट में। जो भी एलिमेंट है ना वो क्या करना चाहते हैं, अपने लास्ट वाला जो सेल है ना उसमें 8 पूरा करना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। इस कंडीशन में क्या है ना कि सबसे बाहरी सेल में सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। अगर सोडियम क्या करे, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो क्या हुआ, उसके सबसे बाहरी जो सेल है उसमें कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। जितने भी एटम है ना उनका एक ही पर्पस होता है कि अपने लास्ट वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर ले। क्लोरीन का देखिए, क्लोरीन के लास्ट सेल में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है ना। क्लोरीन भी अपना 8 पूरा करना चाहता है, तो और ये क्या करना चाहता है, ये भी अपना 8 पूरा करना चाहता है। तो इसके पास 1 है, ये क्या करेगा ना, 1 इसको दे देगा। तो क्लोरीन का भी 8 पूरा हो गया उसके लास्ट सेल में, और सोडियम का भी क्या हुआ, अपने लास्ट सेल में 8 पूरा हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। अब दोनों सेटिस्फाइड हो गए। तो दोनों की नीड क्या थी, दोनों की नीड यही थी कि एक को दे देना है अपना इलेक्ट्रॉन और एक को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहां पे कौन सा रिलेशन बनता है, गिव एंड टेक रिलेशन बनता है, गिव एंड टेक रिलेशन बना, यानी कि लेन देन। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब लेन देन होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन कोई दे दिया कोई दूसरा ले लिया, तो उससे जो बॉन्ड बनता है 2 एटम के बीच में वो बनता है आयोनिक बॉन्ड। यहां पे देखिए सोडियम +1 का सीधा सा मतलब है कि सोडियम के पास एक जो है इलेक्ट्रॉन उसके आउटर सेल में है, यानी कि एक इसको डोनेट करना है, और -1 है, इसका सीधा सा मतलब इसको एक जो है लेना है। तो दोनों मिल जाते हैं, NaCl बना लेते हैं। मैग्नीशियम के पास क्या है, आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा नहीं है 2 है सबसे बाहरी वाले में, और ऑक्सीजन का क्या चाहिए, सबसे बाहरी वाले में 2 और चाहिए। तो क्या करते हैं दोनों, ये 2 दे देता है और क्या करते हैं, मैग्नीशियम आइसोड बना लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में, सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनता है ना वो आयोनिक बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कहलाता है। दोनों आयनिक बॉन्ड कहलाता है। तो हम देखें सोडियम क्या था, सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, यह धातु है, यह अधातु है। दोनों जब अभिक्रिया करेंगे तो NaCl बनाएंगे।
यानी कि इनके बीच जो बॉन्ड होगा ना आयोनिक बॉन्ड होगा। मैग्नीशियम क्या है, धातु है, और ऑक्सीजन क्या है, अधातु है। दोनों मिलेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। इन दोनों के बीच, दोनों एटम के बीच में जो बॉन्ड है वो आयोनिक बॉन्ड है, दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्ड है। जब भी कोई भी पदार्थ, कोई भी सब्सटेंस जब आयोनिक बॉन्ड का बना होता है ना, तो उसका जो है आयोनिक बॉन्ड का बना होता है तो वो नॉर्मली क्या होता है, सॉलिड होता है और हार्ड होता है, यानी कि ठोस होता है और कठोर होता है। आयोनिक बॉन्ड जो बनता है वो काफी स्ट्रांग होता है, वो काफी स्ट्रांग होता है, और वो जो पदार्थ है ना वो लगभग अक्रिय होता है, यानी कि निष्क्रिय होता है, वो रिएक्शन करने के मूड में नहीं होता। तो ये सबसे पहले सॉलिड हार्ड होते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि इसका गलनांक और क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक ज्यादा होता है। जो भी आयनिक बॉन्ड से बने पदार्थ होते हैं ना, जो धातु और धातु से बने होते हैं, उनका गलनांक, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है काफी ज्यादा होता है। इसका मतलब होता है ज्यादा। ये क्या करते हैं, ये विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्ट करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक कंडक्ट कब करेंगे, सॉलिड स्टेट में नहीं करेंगे, अपने मोल्टेन स्टेट में करेंगे। ध्यान रखना है, जैसे NaCl है, ये नॉर्मली जो है इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं करेगा जब तक ये सॉलिड स्टेट में है, लेकिन जब इसको पिघला देंगे ये मोल्टेन स्टेट में आ जाएगा। मोल्टेन स्टेट में यानी कि पिघली हुई अवस्था में जब आ जाएगा ना NaCl, उस समय क्या करेगा, ये विद्युत का सुचालक करेगा। आयनिक बॉन्ड वाले जो होते हैं ना वो जल में नॉर्मली घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर जल में घुलनशील होते हैं। लेकिन पेट्रोल और केरोसिन में ये नॉर्मली क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। ये क्वालिटी आपसे क्या पूछेगा ना, आयोनिक बॉन्ड के प्रॉपर्टी आपसे पूछ लेगा, यानी कि आयोनिक बॉन्ड के गुण क्या है, आयोनिक बॉन्ड के रासायनिक गुण क्या है, या आयोनिक बॉन्ड से जो पदार्थ बनते हैं उन पदार्थों के गुण क्या है। तो ये सारे चीज है और यही आपसे पूछ लिया जाएगा। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि धातु और अधातु जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, या उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है, कैसा बॉन्ड बनता है। नॉर्मली ये आपके लिए सब्जेक्टिव के व्यू से भी इंपॉर्टेंट था और ऑब्जेक्टिव के व्यू से भी इंपॉर्टेंट था। अब फिर से आपको एक बार रिमाइंड करा दें, यदि आपने अब तक जो है इतनी देर से वीडियो देख रहे हैं, उसके बावजूद जो है आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं, कमेंट करें, अपनी राय दें। दूसरा जो है इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो। और लास्ट में सबसे बड़ी आपकी जिम्मेदारी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब यह आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी जो है मैं अपनी जिम्मेदारी यहां पे निभा रहा हूं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।